सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे राजकथाएं के बारे में। तो इसकी अनबॉक्सिंग की बात अगर हम करें, क्वालिटी चेक की बात करें तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम कंटेंट की बात करें कि क्या कंटेंट है, किस तरीके की ये बुक है, कैसी स्टोरी है, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक स्नैपशॉट देता हूँ कि ये कुछ कॉमिक्स हैं हमारे सामने जो कि राज कॉमिक्स का पब्लिकेशन है। और राज कॉमिक्स की जो सबसे फेमस जो कैरेक्टर है नागराज, उसकी फ़र्स्ट कॉमिक्स ये है। और देखिए ये एक नॉर्मल साइज़ कॉमिक्स है। इस साल 2021 में और 22 में जब राज कॉमिक्स के ओनर हैं, 3 भाई हैं जो मनीष गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, तो उनके द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए हैं और ज़्यादातर बिग साइज़ में कॉमिक्स आई हैं। देखिए ये एक बिग साइज़ है कॉमिक्स का। इस बिग साइज़ में हमको कॉमिक्स देखने को मिली है जो कि अमर चित्रकथा का एक रफली साइज़ होता है। ठीक है, तो मनीष गुप्ता जी भी अपनी कॉमिक्स लाए, हालांकि काफ़ी लेट हो गए, शायद 2022 में अपनी कॉमिक्स ला पाए थे। ये देखिए इस प्रकार की कॉमिक्स लाए, डाइजेस्ट के लिए काफ़ी फेमस हुए। इस तरीके की काफ़ी सस्ती कॉमिक्स दी उन्होंने हमको। 40 रुपये में एक पड़ रही थी उनके में कॉमिक्स बिग साइज़ में। जबकि अगर हम ऐसी कॉमिक्स की बात करें तो संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स है 100 रुपये की एक पड़ती। हालांकि जब ये आई थी जब से 90 रुपीज़ की एक थी, मतलब 100 रुपये की एक पड़ती। तो उस लिहाज से एक आधी से भी कम कीमत पे देखने को मिली। क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिली। और मनीष गुप्ता जी ने हमको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स दिए। जैसे कि सबसे पहले ये हमको कुछ अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज के डाइजेस्ट दिए उन्होंने। उसके अलावा ये एक डोगा का एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे डाइजेस्ट निकाला था, उसमें कुछ कमियां थी और उसको फिर दूर करके अभी मैंने जो आपको दिखाया वैसे डाइजेस्ट लेकर गए संग्राहक संस्करण लेकर गए। और फाइनली ये ऐसे संग्राहक संस्करण को देखने को मिले। तो राजकथाएँ करके उन्होंने कुछ एक पूरा सेट निकाला है, काफ़ी फेमस हुआ है क्वालिटी के मामले में भी, और काफ़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हुआ है। इसके जो पेपर बैग्स हैं वो तो बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। संग्राहक संस्करण के थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इस तरीके से काफ़ी हैवी है ये, देखिए सारा एक साथ दिखाने में। 7 ये ऐसे डाइजेस्ट निकाले और हर एक में 4 किताबें हैं तो 28 के करीब किताबें होंगी। और ये जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके की सी सीक्वेंसिंग है। तो मतलब 6 तक नहीं है, मतलब 7 से शुरू है ये। तो पता नहीं क्यों इस तरीके का इन्होंने सीक्वेंस निकाला है। और इनका एक स्लिप केस कवर भी अभी एक फेसबुक पर शो किया था मनीष गुप्ता जी ने। शायद उनके लिए उन्होंने पर्सनल बनवाया है या फिर सेल के लिए भी निकालेंगे, मुझे नहीं पता। पर पर्सनल तो क्यों शो करेंगे, उस सेल के लिए कुछ प्लान होगा जो भी है, 225 रुपये का जो भी प्लान है। तो इस तरीके के ना काफ़ी बिग साइज़ के ये थिक क्वालिटी के हमको देखने को मिले। इससे पहले जो हार्ड बाउंड एडिशन काफ़ी हैवी है उठाने में, अभी भी एक राजकथाएं नीचे रखा हुआ है जो मनीष गुप्ता जी ने दिए। तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा डोगा के कॉमिक्स थे और वो जो है थोड़ा काफ़ी हैवी थे वो भी। पर इसमें क्या हुआ कि जब इनकी प्रिंटिंग हुई थी, जो उन्होंने शेयर करा था कि जो पेपर वो यूज़ कर रहे थे वो पेपर आउट ऑफ स्टॉक था, उस समय अवेलेबल ही नहीं था वो पेपर। तो उन्होंने क्या करा, जब राजकथाएं प्रिंट करनी उनको पड़ी, मतलब ऐसा एक पेपर प्रिंट किया करते थे वो। ठीक है, इस तरीके का काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पेपर था, थिक क्वालिटी का बढ़िया पेपर था, अच्छे। इससे भी ज़्यादा जीएसएम का पेपर, मतलब उनको मजबूरन लगाना पड़ा। और उन्होंने इसको प्रचारित भी किया था कि इतना ज़्यादा जीएसएम का पेपर लग रहा है। तो राजकथाएं में क्योंकि इनका प्री ऑर्डर पहले लग गया था, तो सेम उसी प्राइस में हमको इसके जो है डाइजेस्ट वगैरह देखने को मिले। जब इनके संग्राहक संस्करण की बारी आई तो इसमें देखो संग्राहक संस्करण 240 रुपये का पड़ता है। और ऐसे अगर हम एक जो पेपर बैग लेंगे तो इसमें 40 रुपये की कॉमिक्स पड़ती है। इसमें 4 कॉमिक्स होती है तो 60 रुपये की पड़ती है। अच्छी बात है कि आपको एक हार्ड बाउंड मिल जाता है। तो हार्ड बाउंड में भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने शेयर करी। मेरे पास जो आए हैं जीके कार्ड की तरफ से आए थे, ये काफ़ी अच्छे शार्प कॉर्नर वगैरह थे सब कुछ। तो काफ़ी मोटा गत्ता है इसका, मतलब इससे पहले जो डोगा के संग्राहक संस्करण दिए थे उन्होंने, उससे भी बेटर क्वालिटी देखने को मिली। तो ये सब तो क्वालिटी के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा, फेसबुक पे देखेंगे पोस्ट, बहुत बढ़िया क्वालिटी दी है, सब जानते हैं। अगर हम इसको मनोज गुप्ता जी के जो एक हार्डबाउंड एडिशन से कंपेयर करें तो ये कहीं नहीं ठहरता है, मतलब वेट वगैरह के मामले में बहुत पीछे रहता है। हाँ, प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 240 रुपये का है, इसमें 128 पेज है। जबकि ये जो है 96 पेजेस का है, वो 600 रुपीज़ का है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह की क्वालिटी और क्या रेट रही होगी। अगर ये संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी लेकर के आते तो इसका कीमत 500-600 रुपये या 800 रुपये के करीब होता। डेफिनेटली कुछ नोवेल्टीज़ वगैरह होती, पॉलीपैक पे आता जो भी था। खैर, तो मैंने कुछ पढ़ी है, ऐसा कुछ पढ़ने की मैंने कोशिश करी, इनमें से सारी नहीं पढ़ पाया। एक मैंने ये पढ़ी थी राजकथाएं 11, थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके अलावा मैंने पढ़ी थी राजकथाएं 12 के अंदर चंद्रहार की चोरी मैंने पढ़ा था, घंटे वाली चोरी नहीं पढ़ा, लाल घाटी का राक्षस नहीं पढ़ा, और 1 करोड़ रुपये एक चंद्रहार की चोरी मैंने पढ़ा था। और इसमें मैंने महाकाल चक्र का चमत्कार पढ़ा था, हड्डियों का सिंहासन नहीं पढ़ा, लकीर का फ़कीर नहीं पढ़ी, आलसी का मुकद्दर पढ़ा था। तो कुछ मैंने इसको पढ़ करके टेस्ट लिया कि किस प्रकार की ये बुक्स है। ये देखिए, दौलत बुरी बला खूनी खिलौना, ये मैंने लगभग पूरा पढ़ लिया।
ये इसमें चारों में पढ़ पाया है। तो इसका और इसका राजकथाएँ 7 और 10 ये मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। इन दोनों का रिव्यू मैं कर सकता हूँ, बाकियों का रिव्यू नहीं करा जाएगा ना, इनका रिव्यू किया जा सकता है। तो राजकथाएँ 10 को चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है 7 को कवर करता हूँ। तो राजकथा 10 में जो ये कॉमिक्स है, सबसे पहली बात तो ये टाइटल है। ये जोसेफ एडविन जी हैं जो फेसबुक पर काफ़ी उनके पोस्ट मिलते हैं, बहुत अच्छी वो फ़ोटोज़ लेते हैं। जब भी उनका कोई पार्सल आता है जो जोसेफ जी का, बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ लेते हैं। कई बार कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो भी शेयर करते हैं। हालांकि उनका कोई चैनल नहीं है, मैंने कई बार बोला उनको कि आप अपना चैनल बनाओ, पर चैनल उनका है नहीं। लेकिन और मैं उनके कई बार इमेजेस भी यूज़ करता हूँ, हो सकता है कि इस वीडियो के लिए भी मैं उनके कोई इमेज यूज़ करूँ। उन्होंने मुझे बोल रखा है, परमिशन दे रखी है, पर फिर भी उनकी महानता है। तो वो जो है उन्होंने ये टाइटल सजेस्ट किया था। इससे पहले इस पर लिखा हुआ था राज जनरल, वो सस्ता पड़ता है एक्चुअली, और मैंने वो सेट बुक भी किया था जीके गार्ड की तरफ से। पर इन्होंने जब सजेस्ट किया ना जोसेफ भाई ने कि यार आप राजकथाएं टाइप का कुछ रखो, जैसे अमर चित्र कथा वगैरह आता है, तो ये अलग ही एक लुक दे रहा है, अलग ही फील दे रहा है। राज जनरल ऐसा लिखा हुआ मज़ा नहीं आ रहा था। तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले, और मैंने फिर उसको कैंसिल करवा करके पेपर पे को कैंसिल करवाया, और फिर ये मैंने जो है चूज़ करा। तो इसमें ऐसा पैटर्न रखा गया है, 4 चित्रकथाएँ शामिल करी गई हैं। झगड़ा एक रोटी का, काठ की नगरी, चमत्कारी सेब और विचित्र खोपड़े, और ये इनके नंबर हैं कुछ जनरल नंबर, ठीक है। इनमें से जो ये फ्रंट कवर हमको दिख रहा है वो है झगड़ा एक रोटी का। सबसे लास्ट में है विचित्र खोपड़ी, पीछे इसके वो है चित्र दिया हुआ है। अब जो 2 बच जाती हैं, काठ की नगरी और चमत्कारी सेब, लास्ट में एक मोटा सा गत्ता, हालांकि इसकी पेज बहुत थिक है तो भी एक अलग ही लिया गया है, बहुत मोटा गत्ता लिया गया है। देखिए, काठ की नगरी और चमत्कारी सेब, तो सभी चित्रकथाओं के कवर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इसमें काले रंग का ये ब्लैक अस्तर सा दिया हुआ है, वो है। मैंने पूरा पढ़ा है इसको आराम से, खूब तबीयत से पढ़ा, कहीं पे भी कोई बाइंडिंग का इशू वगैरह मुझे इसमें नज़र नहीं आया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बुक मार्क भी इसमें है अवेलेबल, और ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, हाँ पड़ती है इसमें ज़रूरत। तो पहली इसमें जो कहानी है शामिल है वो है झगड़ा एक रोटी का। इसमें देखिए राम वायरकर जी हैं, जिनके अमर चित्रकथा में मैंने आपको कई अनबॉक्सिंग वगैरह दी है, तो उसमें इनका चित्रांकन काफ़ी देखने को मिलता है राम वायरकर जी का, ठीक है। पर ये हिंदी में है, सबसे अच्छी बात है। तो झगड़ा एक रोटी के में देखिए कार्टूनिस्ट बना रखा है, ब्राह्मण की कहानी, और सभी इनकी कहानी की विशेषता ये कि 32-32 पेज की कहानियाँ हैं। कोई भी ऐड वगैरह उस ज़माने में नहीं आते थे जब भी बनी थी, तो इसमें वो चक्कर नहीं रहता कि ओरिजिनल ऐड वगैरह है कि नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। मतलब 32 पेज ही होंगे, आप इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में रीस्टोर करो, चाहे डाइजेस्ट की फॉर्म में रीस्टोर करो, चाहे आप संग्राहक संस्करण बना के, तो सेम वही रहने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल लोगे तो आगे पीछे आपको कवर मिलेंगे, और डाइजेस्ट लोगे तो वो नहीं मिलेंगे। बाकी कवर तो आपको इस फॉर्मेट में मिल जाता है। अच्छा फॉर्मेट मुझे लगा, बहुत कंफर्टेबल और काफ़ी मजबूत बाइंडिंग के साथ लगा ये। तो इसमें क्या होता है कि ब्राह्मण है वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, भिक्षा मांग करके, और बहुत कम उनको भिक्षा मिल पाती है। और उनके पास के कभी 1 रोटी बनाने का आटा होता है, कभी 2 रोटी बनाने का आता है। तो 2 रोटी होती है तो एक मिल करके खा लेते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, और कभी 1 होती है तो आधी करके खा लेते हैं। ऐसे करते रहते हैं, इनकी हालत ख़राब हो रही होती है। तो इनकी वाइफ इनको सजेस्ट करती है कि आप बाहर दूसरे गाँव में जाओ जहाँ पे लोग आपको जानते नहीं है, हो सकता है कि बेटर आपको कुछ मिले, और हाँ एक बार अच्छी उनको भिक्षा मिल जाती है। तो वाइफ क्या बोलती है कि आप ना, मैं बढ़िया सी रोटियाँ बना देती हूँ बहुत सारी, और आप क्या करो बाहर से थोड़ा पानी ला दो आटा गूंदने के लिए। वो क्या थका हुआ होता है, बाहर जाता है, उससे मटका फूट जाता है। अभी ये इनकी हालत ये होती है कि पैसा बिल्कुल नहीं होता, तो जब वो मटका फूट जाता है ना, तो फिर वो उसकी वाइफ बोलती है अब आपने कर दिया नुकसान, अब आप ये मटके का जुगाड़ करो कहीं से भी। तो रात वो परेशान सा हो जाता है, फिर वो रात में जा कर के किसी और उनके पड़ोसी से उनका मटका एक्सचेंज कर लेता है। तो पड़ोसी को लगता है कि उनका मटका टूट गया। अब उनकी वाइफ का भी चक्कर पड़ जाता है, वो कहती है कि आप मटका लेके आओ नहीं तो मैं मायके चल जाऊँगी। और वो जो होता है बड़ा कंजूस होता है, उनका नेबर जो होता है। दोनों की सिचुएशन सेम है, इनके पास पैसा नहीं होता इसलिए वो मटकी नहीं ला सकते, और क्योंकि ये कंजूस होते हैं तो ये मटकी खरीदना ही नहीं चाहते। तो वो कहता है कि पिछली बार इसमें दिखा भी रखा है कि उन्होंने किसी को ठगा था और मुफ्त में मटका लिया था, बोले अब मैं कहाँ से लाऊँ। अभी क्या होता है, ऐसे करते करते उनका बड़ी बुरी स्थिति होती है। और इधर जो ब्राह्मण होता है ना, वो बोलती है कि जो आप ना ये जो है फालतू आडंबर वगैरह के चक्कर में रहते हो, इस चक्कर में जो है खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो बोला आप फ़िश पकड़ के लाओ, वो बना के खाते हैं। तो ये बोले हम ब्राह्मणों की फ़िश कैसे खा सकते हैं, बोले। तो बोले कि तुम ये ज्ञान झड़ना बंद करो, इस चक्कर में भूखे रह जाएंगे, आप फ़िश लेके आओ। वो फ़िश लेने जाता है तो कभी उनको लकड़ी हाथ में आती है, कभी सांप कोई हाथ में आता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, अंत में उनको नहीं मिल पाती। तो फिर वो वही करता है जो उसने मटके में किया था, उसने कहीं और से फ़िश उठा लेता है वो, और जो है लेकिन उस पर कोई शक नहीं करता, और उसके नेबर पर कोई शक करते हैं, लोगों से मारने को दौड़ते। इसमें ये भी दिखा रहा है कि इंसान की हालत वास्तव में ऐसा होता है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है पैसों से। बोलता है कि अब हम तुमको मारने वाले, हमको पैसा दे दो। जो बोला पैसा नहीं दो, बोले मार दो, तो उसको मार डालते, पानी डुबो देते। बाद में हालांकि वो निकल जाता है। तो बोला कि बच्चा क्या अच्छा हुआ कि पैसे बच गए, देखो नहीं, वरना जन्म भर की कमी मुफ्त में चली जाती है। मतलब इंसान पैसे के बड़े अटैचमेंट। इधर क्या होता है कि इसने 4 रोटियाँ बनाई होती है, वो पानी उसका वेट कर रही होती है फ़िश वगैरह का। अब क्या होता है, चूहा एक रोटी ले जाता है। अब इनमें यही कहानी का मूल है, झगड़ा एक रोटी का।
अब ये बोलते हैं कि भाई जो है 3 बनेगी, तो ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 खा लूँगा, आप 1 खा लेना। फिर वाइफ बोलती है अच्छा मैं क्यों खाऊँ, बोले मैं 2 खाऊँगी आप 1 खाओगे। अब ऐसा करते करते फिर ये शर्त लगाते हैं कि आप बना लो, हम सो जाते हैं, जो पहले उठेगा वो 1 रोटी खाएगा। अब क्योंकि क्या होता है हमेशा ब्राह्मण ही जल्दी उठता है, आई एम सॉरी वाइफ जल्दी उठती है। अब ये लेटी रहती उठती नहीं है, ना ये उठते ही नहीं, ये बड़े मज़ेदार है इसके अंदर। पड़ोसी सोचते हैं कि यार अभी तक उसका दरवाज़ा नहीं खुला। पहले के टाइम के लोग क्या इंटरफेयर बड़ा करते थे मेट्रो सिटीज़ में, और अगर आप गाँव में जाओगे ना, रूरल एरियाज़ में, ये डिफरेंस आपको मिलेगा कि रूरल एरिया में आपके घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आपकी लाइट बंद हुई चालू, सब लोग नज़र रखते हैं। और मेट्रो में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ायदा नुकसान दोनों की क्या है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है मेट्रो वगैरह में, लेकिन एक नुकसान क्या होता है, अगर कोई मर भी जाए ना तो पता ही नहीं लगता मेट्रो में, और 3-4 दिन बाद उसकी लाश मिलेगी, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर गाँव वगैरह में क्या होता है, एक चीज़ का पता रखते हैं, नुकसान भी है, फ़ायदा ये है कि आपका घर पे चोरी वगैरह नहीं हो पाती, और छोटी सी बात हो, अगर कोई बात हो जाए तो लोग आपको संभालने आ जाते हैं। तो वैसे ही होता है, लोग निकलते नहीं घर से, तो लोग पूरा ग्रुप बना के जाते हैं उनके घर पे, और जो है बाद में उनका दाह संस्कार तक की उनकी नौबत आ जाती है, वो फिर भी बेटे उठते ही नहीं है। और जब उनके लिए जाते हैं तो ये जो पड़ोसी होता है बोले कि अब आपको ना लकड़ियों का खर्चा आपको देना पड़ेगा, आपका पड़ोसी था। इसमें अच्छी अच्छी बातें बता रही कि इसमें दिखा रहा है कि यार मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, ये वो देखो यहाँ पे। तो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इनको जलाने के लिए लकड़ी का खर्चा मैं कर दूँगा 250 रुपये का, फिर बाद में इनका मकान वगैरह मैं रख लूँगा, सोच लूँगा कि मैंने 280 रुपये का मकान खरीद लिया। मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी अच्छे वे में बताई दी गई है। फाइनली फिर वो उठते हैं, लोग सोचते हैं भूत वगैरह हैं, और पीछे लोग इनके कपड़े वगैरह सब जलाए थे क्योंकि मरा हुआ समझ करके। तो ये सोचते कि एक जिद की वजह से कितना नुकसान हो गया। फिर फाइनली ये ब्राह्मण जो होते हैं बोलते हैं उन लोगों को, यार आप लोगों ने बिना हमारी नींद नहीं खुली तो आप ऐसा तो ना करो कि हमारे जलाने की व्यवस्था कर दी, अब हम खाएंगे पिएंगे क्या, कैसे क्या करेंगे, कपड़े वगैरह। लोग फिर बोलते हैं ठीक है इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कर दो। और वो जो पड़ोसी होता है बड़ा महाकंजूस होता है, तो उसने सोचता है कि यार 280 रुपये की लकड़ी वो जलाने के लिए लाई, तो वो वापस बेचने जाता है, उसको ज़्यादा रुपये मिल जाते हैं क्योंकि उसको मार्केट में वुड वगैरह नहीं होती, तो बचे पैसे उसको देता है। इस तरीके से एक अच्छे वे में स्टोरी एंड हो जाती है। नेक्स्ट है काठ की नगरी। काठ की नगरी में क्या होता है, वही एक राजा रानी की कहानी टाइप की होती है। तो इसमें एक राजकुमारी होती है, वो जो है भगवान शिव, एक रानी होती है, भगवान शिव की आराधना कर रही होती है। राजा थोड़ा विलास वगैरह मगन होता है, बाहर शिकार वगैरह जाता है, सेल्फ रिलाइजेशन होता है किसी बात से, अलग अलग टाइप के वेद वगैरह से मिलता है। अंत में इसके बच्चे वगैरह नहीं होते, ऐसा कुछ होता है। तो उसको ऐसा कोई वरदान से मिलता है कि उसके बच्चे हो सकें। फिर उनकी एक अच्छी राजकुमारी होती है, और फिर राजकुमारी बोलती है, उसकी शादी होने बड़ी हो जाती है। तो अब इसकी शादी करनी है तो कैसे करनी है, उसको सपना होकर राजकुमार दिखता है सफ़ेद हाथी पे, वो बोलती है कि मुझे ऐसा राजकुमार चाहिए। ये बात पेरेंट्स को पता लगती है, बोले वो कहाँ ढूंढेंगे। एक तो ये स्टोरी हो जाती है। फिर दूसरे एक राजकुमार की स्टोरी शुरू होती है जो इसके सफ़ेद हाथी होता है बाकायदा, और अच्छी एक मनोरंजक वे में उसको कहानी बता रखी है। अच्छा, चित्रांकन जो है पहले वाले का तो उनका था राम बाईरकर जी का, दूसरा जो है प्रताप मुनि जी के दिग्दर्शन में चंदू जी का है, जो हमको नागराज की शुरुआती कॉमिक्स में देखने को मिलता है। उसके बाद में जो है ये स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर थोड़ी बहुत कोई एक जादूगर सा कुछ, इसमें एक ऐसी नगरी होती है काठ की नगरी, यहाँ पे जो जाता है लकड़ी का बन जाता है। तो उसमें भी किसी ऋषि के शाप वगैरह को चक्कर होता है, और राजकुमार से भी गलती से पत्थर लग जाता है उसी ऋषि को, तो ऐसा कुछ कनेक्शन बनता है। राजकुमार काफ़ी वीर होता है, इसको वहाँ पे जाता है तो ये पक्षी होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये हाथी जो है लकड़ी का बन जाता है। और फिर पता लगता है कि वो राजकुमारी जो दिखाई थी ना, उसके टच होने से ही ये ठीक हो पाएगा। तो वो ऐसा कुछ व्यवस्था होती है, वहाँ पहुँचता है, राजकुमारी एग्री हो जाती है, हाथी को टच करती है, वो सही हो जाता है। उसके बाद में वो इसमें काठ की नगरी को भी ये शाप होता है कि जब कोई वीर पुरुष आएगा तो वो टच करेगा तो ये सब सही हो जाएंगे। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं हुआ तो फिर वो भी लकड़ी का बन जाएगा। तो ऐसा रिस्क लेते हुए अंत में वो राजकुमार सबको बना देता है, और ऐसा करके सब कुछ ठीक हो जाता है। फाइनली सब हैप्पी हो जाते हैं। ये 2 है। इसके बाद है चमत्कारी सेब, नेक्स्ट जो स्टोरी है। इसमें चित्रांकन है दिलीप कदम जी का है शायद, ये कदम स्टूडियो मान सकते हैं। इसमें त्रिशूल केमिको आर्ट लिखा हुआ है, और इसमें जो है ना ये 2 पार्ट की स्टोरी है, चमत्कारी सेब और विचित्र खोपड़ी। ये देखिए काठ की नगरी का कवर ये रहा, तो चमत्कारी सेब का कवर ये है, उसके बाद में है ये विचित्र खोपड़ी। 2 पार्ट की सीरीज है, तो अच्छा हुआ एक ऐसा डाइजेस्ट वगैरह में कि आपको दोनों पार्ट देखने को मिल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो है फिर वही राजा रानी है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और फिर जो है उनको एक चमत्कारी सेब मिलता है। एक जो साधु वगैरह आराधना करते हैं, लेकिन बताते हैं इसमें नुकसान बड़ा है, बोले मैं आपको नहीं दे सकता सेब, हालांकि इससे रानी के बच्चे हो सकते हैं। तो राजा बोलते भाई ऐसा क्यों, बोले बच्चा तो होगा लेकिन वो 20 साल ही जिएगा, ये बड़ी इशू होती है। तो फिर बच्चा बड़ा होता है, राजकुमार बनता है, और पिता को ये चिंता सताती है। जब वो 18-19 साल का होता है तो पिताजी जो है बहुत चिंतामग्न होकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे जाकर के किसी ऋषि के आश्रम में राक्षस वगैरह से टकराते हैं, और वही राक्षस जो है यहाँ पे इस जो है चमत्कारी सेब के कवर में दिया हुआ है, देखिए आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, उसको मार गिराते हैं, ऋषि की सेवा करते हैं, यज्ञ वगैरह में हेल्प करते हैं। देखिए ये देखिए यज्ञ में हेल्प करके दिखाते हैं। फिर बाद में और पीछे से क्या होता है, जब वो ऐसे तीर्थ यात्रा निकल जाते हैं ना बिना बताए, ये बता करके, पीछे से उसका मंत्री वगैरह वो षड्यंत्र करके उसका वो हत्या लेते हैं, और राजकुमार और रानी को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं।
ऐसा कुछ होता है। तो राजकुमार और रानी कहीं और निकल जाते हैं और वो एक्चुअली रानी की डेथ हो जाती है हृदयाघात से। इधर वो राक्षस जिसको वो राजा मारते वो कहीं और जाके गिरता है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर एक तांत्रिक या जो जादूगर से दिखा रखा है, एक बड़ी खोपड़ी सी दिखा रखी है, विचित्र खोपड़ी है वो, जो उसकी काफ़ी बातें मानती है क्योंकि उसकी गली में ऐसे खोपड़ियों का हार होता है। तो ऐसी राजा रानी टाइप की स्टोरी है। स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर ये जो है किसी की कोई आराधना करता है देवी या वरदान मांगता है उस ऋषि से। ऋषि बोलते हैं आपने काफ़ी सेवा वगैरह की, तो बोलता है कि एक लड़की है किसी और राजा की, बोला उसको आप 100 साल की आयु दे दो वरदान का बोलता है। बोला कि ऑलरेडी 100 साल की थी, ले लो आयु। तो दूसरा बोलता है कि फिर उसको वो सदा सुहागन रहे। तो बोले ये अजीब व्यक्ति है। बोला हाँ वरदान दिया। उसकी प्लानिंग क्या होती है कि अपने बेटे से शादी करना चाहता है। तो उससे क्या हुआ कि उसके बेटे की उम्र ही बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अगर 100 साल जिएगी प्लस सदा सुहागन रहेगी। तो नेक्स्ट बार विचित्र खोपड़ी आगे शुरू होती है, इसका कवर ये रहा। ये वो राजकुमार है। तो इसमें ऐसी परिस्थिति बनती है कि उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और वो राजकुमार जो है वो भी अपने राज्य से निकल जाता है। इधर ये जो है जादूगर उस राजा को परेशान करता है जिनकी बेटी से वो शादी की प्लानिंग करता है, और वो जो राजा होता है। तो फिर वो थोड़ा वो दिखाते हैं इसके अंदर, वो राजकुमार को अगवा कर लेता है। इधर ये राजा पहुंचता है, रास्ते में कोई बुढ़िया सी मिलती है इसमें, उसको बोलती है बेटा मुझे कुटिया में पहुंचा दो। मुझे तभी थोड़ा फिशी लग रहा था। तो वो जाती है वहाँ पे, बोलने तोता नहीं होता, सो ये राजा जो है वो पशु पक्षियों की भाषा जानता है। तो तोता मिलता है वहाँ पर। वो बुढ़िया एक डायन होती है, डायन को ख़त्म करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अभी राजा की मौत होने वाली है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा जानता है क्योंकि किसी ऋषि वगैरह के वरदान से, और उन्होंने बोलता अगर किसी को पता लग जाएगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो पता लग चुका होता है डायन को इस वजह से। और फिर बाद में उसी तोते को राजा बता देते हैं कि आप जो है मेरे बेटे को ऐसा कुछ कर देना कि उसी शादी वगैरह उस तरीके से वजह से मैं प्लान कर रहा हूँ। तो खैर वो प्लानिंग दूसरी जो है सो है, इधर ऑटोमेटिकली जो है वो रानी राजकुमारी और उसका मिलन सा हो जाता है। वो काफ़ी हेल्प करता है। राजकुमार जो है कई तरीके के तिकड़म लगा करके जादूगर को परास्त कर देता है और उस खोपड़ी पे काबू भी कर लेता है। खोपड़ी उनकी दोस्त भी बन जाती है, जैसे कि कवर में दिखा रखा है। और फाइनल जो है वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। वो ऋषि से भी कराते हैं और वहाँ पे तोता मिल जाता है, वो सारी कम्युनिकेशन हो जाती है और फिर उसको पता लगता है कि माता पिता दोनों जा चुके हैं और फाइनली जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस तरीके की अगर प्लेन इस तरीके की आपको आर्ट पसंद है, बहुत बहुत पुराना आप समझो इसको, क्योंकि तब अमर चित्रकथा में जो आर्टिस्ट चल रहे थे वही राजकथाओं में आए हुए हैं। काफ़ी पुराना आर्ट है, अच्छे से रिस्टोर करा गया है, बढ़िया क्वालिटी में, थिक इसका जो है कागज़ वगैरह मौजूद बाइंडिंग है। फ्लैट कलरिंग है, उस समय ये अच्छी लगती थी, ज़बरदस्त क्वालिटी का आर्ट है। तो ये 4 कहानियाँ हैं इसमें, राजकथाएँ 10 में। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट रिव्यू करूँगा राजकथाएँ 7 का, जिसकी स्टोरीज में मैं पढ़ चुका हूँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, 2-3 मैं पढ़ने पड़ी है, समय लगेगा इसे पढ़ने में। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को हैप्पी दीपावली और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।